तो 22 जान 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर आपके, कल यूएस के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से नंबर के? 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन बने हैं। बेसिकली ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजन जो लिए अपने टर्म में, उन्होंने बहुत सारे पहले दिन ही रिवर्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, जो बहुत सारे गलत डिसीजंस भी थे, जैसे कि एक पूरी ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज ना एक क्लाइमेट चेंज के, देखो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसे सबको फेस करना पड़ता है। ठीक है, हो रही है, दिख रहा है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मार्च तक ठंड नहीं गई थी, ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। ठीक है, इस साल भी सेम हो सकता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, बारिश ज्यादा हो रही है, गर्मी भी एक्सेस में आती है, सर्दी भी एक्सेस में आती है, ये सब कुछ जो है क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उससे विड्रॉ करा लिया, जो यूएसए के लिए बहुत ही नेगेटिव स्टेप माना जाता था। वो कहता था कि मैं कोल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कर रहा हूं कि यूएसए में जो कोल वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स बची रहे। पर रियलिटी यूएसए के अंदर भी यही शो करती थी कि वो जॉब्स पहले ही जा रही थी, क्योंकि सारा फोकस तो रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो उनकी जॉब्स तो वैसे भी जानी थी। तो इसके कारण अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने ये गलत डिसीजंस को सब कुछ रिवर्स करने का फैसला किया, और उसी के चलते हुए आपके पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में यूएसए फिर से एंटर करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और हर करंट अफेयर की पहली लाइन में ये लिखा होता है, पेरिस एग्रीमेंट किसके अंडर साइन हुआ था? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ऑप्शन था। ठीक है, इसलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और बथेरे लोग गलत करके आए थे, क्योंकि डायरेक्टली पेरिस अकॉर्ड पढ़ने लग जाते थे, ये लाइन पढ़ना भूल जाते थे। बल्कि पहली लाइन में ही ये चीज हर बारी लिखी होती है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ये जो एग्रीमेंट था 2016 में साइन हुआ था। ठीक है, आपके फ्रांस में साइन हुआ था। इसके अंदर दुनिया भर की कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने साइन किया, बस सिर्फ मेजर कंट्रीज में ईरान, टर्की और इराक, इन्होंने साइन नहीं किया। बाकी सारे की सारी दुनिया इस अकॉर्ड में जुड़ी हुई है। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को रोकने का और उसे एक्शन को रिवर्स करने का। तो इसमें हम क्या फैसला ले रहे हैं कि हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर राइज होना, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि तुम क्लाइमेट चेंज को एक्चुअली रोक पाओगे पूरी तरह, क्योंकि होता क्या है कि अर्थ के ना साइकिल्स होते हैं, अर्थ एक साइकिल में चलती है। पीरियड आएगा जब अर्थ हीट होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब मैक्सिमम हीटिंग हो जाएगी। इस पॉइंट पे अर्थ के चारों ओर इतने क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं हीट के, कि बाहर से सनलाइट आनी बंद हो जाती है, बिल्कुल सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। अब जब अर्थ में से सनलाइट बिल्कुल ब्लॉक होगी, फिर रिवर्स साइकिल शुरू होता है, अर्थ पूरी फ्रीज होनी शुरू हो जाती है, पूरी जम जाती है। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके ये सारे क्लाउड धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से हीटिंग शुरू होगी। ये आइस एज के टाइम है, और ये मैक्सिमम हीट एज है। ठीक है, तो हम इस टाइम इस ग्राफ की तरफ, ऊपर वाले ग्राफ की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अर्थ ये बहुत बारी कर चुकी है, इस टाइम हम थर्ड ग्लेशियर साइकिल में है। तो पहले अर्थ में 2 बारी ये हो चुका है, ये तीसरी बारी चल रहा है इस टाइम। ठीक है, थर्ड है या फोर्थ है, मेरे ख्याल फोर्थ है, फोर्थ ग्लेशियर साइकिल है ये। ठीक है, तो अर्थ 3 बारी कर चुकी है और फोर्थ साइकिल में है। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसे मतलब फिर अगर क्लाइमेट चेंज होना ही है तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हुआ क्या है, क्लाइमेट चेंज का जो वैसे ग्राफ है, थोड़ा सा लेट्स डीपर ऑन, जो वैसे ग्राफ था, हमने इस ग्राफ के अंदर इसे ना थोड़ा तेज कर दिया है। तो ये एज पहले से अब जल्दी आ जाएगी और ज्यादा बुरी तरह आएगी। ठीक है, ये जो हमने एक्शन लिया है ना, हमें इससे रिवर्स करके इस कोर्स पे लाना है वापस।
ठीक है, अर्थ गर्म तो होगी ही, पर जो हमने आर्टिफिशियली इंड्यूस करके इसका प्रोसेस तेज कर दिया है, वो प्रोसेस स्लो करना जरूरी है वापस। ठीक है, तो उसके चलते हुए आपके डिसाइड किया गया है पेरिस एग्रीमेंट में कि हम टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल, किसी जो इंडस्ट्रियल लेवल था किसी भी कंट्री का, उसमें मतलब प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगा लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले से 2 डिग्री कम टेम्परेचर्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज यूज़ करके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करके, ऑयल और क्रूड ऑयल और कोल जैसी चीज़ों को कम यूज़ करके, तभी रिन्यूएबल के ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, कोल ये आपके सारे महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं बहुत सारे, एनवायरमेंट टैक्स जैसी चीज़ें लगने लग गई इनमें। ठीक है, क्लीन टैक्स, ऐसे चीज़ें लगने लग गई हैं जिसके कारण इनका रेट बढ़ता ही जाएगा और दूसरी साइड पे रिन्यूएबल सस्ती होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो 2 डिग्री से एवरेज, मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 18 डिग्री सर। 12 डिग्री ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, इसके राइज को मतलब 20 डिग्री तक हमने नहीं जाने देना। ठीक है, और कोशिश करनी है, मतलब ये है मैक्सिमम की कोशिश, पर 1.5 तक तो रोकने की कोशिश करनी ही करनी है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, कोशिश करनी है कि हम 1.5 ही अचीव कर जाए। ठीक है, मतलब हमें 20 डिग्री मैक्सिमम है हमारे लिए कि एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री हो जाए, पर कोशिश करो कि 19.5 तक ही रुक जाए। ये 0.5 डिग्री से क्या फर्क पड़ रहा है, या 2 डिग्री से भी क्या फर्क पड़ रहा है? ये अर्थ का, हाँ जी, एवरेज टेम्परेचर है ये। एवरेज का मतलब है कि पहले ही इन्होंने सारी दुनिया को कैलकुलेट करके बैलेंस किया हुआ है, तो हर जगह टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होगा तो जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो पोल्स पे ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने शुरू होंगे, वो मेल्ट होंगे तो आपके ओशंस में पानी बढ़ेगा, ओशंस में पानी बढ़ेगा तो आपके कोस्टल एरियाज फ्लड होने शुरू होंगे। दूसरा, पानी, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, पानी ना दुनिया का लार्जेस्ट रेजर्वायर है, किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो आपके ओशंस हैं इनमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समाई हुई है, और ये लगातार अभी भी एटमॉस्फेयर से, इन्हें कहते हैं कार्बन सिंक, जहां पे आके कार्बन डूब जाती है और मतलब उसके अंदर बस जाती है। जैसे सॉइल भी आपकी कार्बन सिंक है। ये करते क्या है, नेचर के अंदर अपना प्रोसेस है कि कार्बन खींच के अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कम से कम कार्बन होगी तो गर्मी भी कम होगी। ठीक है, पर अगर ओशंस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये कार्बन सारी छोड़ना शुरू कर देंगे, और माना जाता है कि अगर ओशंस ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी शुरू कर दी जो उन्होंने पहले होल्ड करके रखी हुई है, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस कारण इस प्रोसेस को रोकना जरूरी है। क्लियर है? तो इसी के चलते हुए ये टारगेट्स फिक्स किए गए हैं, पर इस पेरिस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी कमी ये है, इसमें ना कोई भी किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। यूजुअली आप जब भी इन्वायरमेंट में, हम जब भी कन्वेंशंस पढ़ोगे तो हमेशा देखोगे कंट्रीज ने ये चीजें एलिमिनेट करनी है, ये करना है, वो करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हर चीज कंट्री की अपनी विल के ऊपर छोड़ी हुई है, कंट्री क्या करना चाहती है। ठीक है, इसमें हर कंट्री अपने खुद टारगेट प्लान और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स बनाएगी, मतलब बाहर से कोई चेक नहीं है, हर कंट्री को अपने टारगेट्स खुद सेट करने हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और कोई मैकेनिज्म नहीं है किसी कंट्री को फोर्स करने का कि वो कोई टारगेट अचीव करे। अगर टारगेट मिस होते हैं तो हो जाए, कर सकते हैं तो कर लें, तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, तो ये नुकसानदायक भी है यहाँ पे। क्लियर है?
तो ये सब कुछ यहाँ पे आता है। इसमें कोई डाउट? तो ये बेसिकली एक नई अप्रोच है जो आपको स्टेटमेंट बन के आ सकती है कि पेरिस एग्रीमेंट एक बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, बॉटम अप स्ट्रक्चर है। बॉटम अप का मतलब क्या होता है? एक टॉप डाउन होता है और एक बॉटम अप होता है। ये हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई एक सेंटर में कोई गवर्नमेंट है या सेंटर की कोई भी पावर है, वो डायरेक्शन देती है कि सबको क्या करना है, उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये यूजुअली हमेशा दुनिया में फेलियर पाया गया है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर तो आता है पर जरूरी नहीं है कि नीचे एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो ज्यादा बेटर पाया गया, जिसके चलते आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज ये सब कुछ भी डाले गए, अगर गवर्नेंस की मैं बात करूं, वो है बॉटम अप अप्रोच। लोगों को नीचे डिसाइड करने दो उन्हें क्या करना है। हर कोई अपना जब काम करेगा तो सेंटर अपने आप बेटर हो जाएगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच है कि रिफॉर्म्स नीचे से शुरू करो, ऊपर अपने आप सारी चीज। अगर इंडिया के हर गांव में सफाई रहने लग जाए, हर शहर में सफाई रहने लग जाए, इंडिया तो अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यही है ना, ये फर्क होता है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में। जो अभी एग्री रिफॉर्म्स है ये टॉप डाउन है, एग्रीकल्चरल लेवल से नहीं ऊपर उठ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसीलिए लोगों को भी देखो, हमेशा लोगों में भी डिसकंटेंट जागता है इसके लिए, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, सरकार के भी अगर रिकॉर्ड्स देखें ना, सरकार इसमें बहुत बड़ी फेलियर ही साबित हुई है। ये चीजें काम नहीं करती। ठीक है, ये पुश सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था, टॉप डाउन अप्रोच, जो आपकी प्लानिंग कमीशन ये सब कुछ फोर्स करवाती होती थी इंडिया में। लोग खुश ही नहीं थे। जब से चीज बदली है, लोकल गवर्नेंस, इस साल मेंस में क्वेश्चन था कि लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, वो इसीलिए है क्योंकि ये टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच, इसमें कौन सी ज्यादा सक्सेसफुल है कि बॉटम अप अप्रोच ज्यादा सक्सेसफुल है। इसलिए मेंस में भी वही क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज गूगल फ्रेंच प्रेस। सारी फ्रेंच की प्रेस ने एक साथ, एसोसिएशन ने गूगल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इंक किया है, जिसके अंदर उन्हें डिजिटल कॉपीराइट पेमेंट्स मिलेंगी गूगल की तरफ से। होता क्या है आपके ना, ओवर द टाइम जितना भी प्रिंट मीडिया है ये सारा डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, प्रिंट मीडिया जो है ये ना डिक्लाइन कर रहा है, इनके रेवेन्यूज गिरते जा रहे हैं। इनके रेवेन्यूज गिरने के कारण क्या हो रहा है कि नए, एक तो न्यूज़पेपर लॉन्च नहीं हो रहे, और पुरानों के लॉसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल लोगों का न्यूज़ सोर्स आपके फेसबुक और ये गूगल जैसे सोर्सेज होते जा रहे हैं। कोई भी न्यूज़ सर्च करनी है, गूगल सर्च करके उस पर। अब इससे सबसे बड़े प्रॉफिट्स गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज कमा रही हैं, क्योंकि होता क्या है, कोई भी तुम ऐड खोलोगे उनके बैनर के साथ में हमेशा वहां पे ऐड होती है। ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल होगा उसमें गूगल एड्स होती है बीच में। वो गूगल एड्स के कई बारी पैसे गूगल उन्हें देता ही नहीं है, खासकर अगर वो गूगल न्यूज़ पे फीचर हो रहे होते हैं। वैसे ही फेसबुक की बात है, अगर फेसबुक अपने फीड में न्यूज़ फीड दिखाता है, उसके पैसे थोड़ी उन्हें देता है। तो ये अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है, ये अब कंट्रीज में बहुत जगह पे ये मतलब अवेयरनेस फैलती जा रही है, और इसी की कारण चीजें हो रही हैं। एक तो आपके फ्रेंच गवर्नमेंट ने इन्हें अभी तक फोर्स किया है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ये दो कंट्रीज में हो चुका है जहां पे आपकी ये टेक जायंट्स जो हैं, इन्हें बोला गया है कि अगर तुम इनसे कंटेंट ले रहे हो, कंटेंट के बदले पैसे भी तो दो, जो इनके ऊपर तुम प्रॉफिट्स कमा रहे हो इनका शेयर भी तो बनता है। तो अब इन्हें इन न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, और डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या शेयरिंग देनी है, कैसे करनी है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? तो
ये था आज के करंट अफेयर्स। किसी करंट अफेयर में कोई डाउट? सर जी सर एक एग्रीमेंट से किसी कंट्री को बाहर होने के लिए कितना टाइम लगता है? देखो, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वैसे तो पेरिस एग्रीमेंट जो था, डोनाल्ड ट्रम्प जब पावर में आए, ठीक है, 2016 में वो इलेक्शन जीते थे, 2017 में मतलब उन्होंने अनाउंस किया, 2016 में एक्चुअली उन्होंने अनाउंस कर दिया था एंड में कि हम बाहर हो जाएंगे, मतलब ओबामा ने साइन किया था और साथ के साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आ गए थे, उन्होंने बाहर होने के लिए 4 साल लगते हैं। तो दिसंबर 2020 में एक्चुअली यूएस से बाहर हुआ है एग्रीमेंट से, और जान में वो वापस आ रहे हैं। एंटर करने के लिए 30 दिन लगते हैं। अब कल ऑर्डर साइन हुआ है, 30 दिन बाद यूएस से पेरिस एग्रीमेंट का फिर से पार्ट हो जाएगा। क्योटो अलग प्रोटोकॉल है, ये वो अलग एग्रीमेंट है, ये अलग एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल अलग है, ठीक है, सारे क्लाइमेट के ही हैं पर अलग अलग काम करते हैं, सबके टारगेट्स अलग अलग है। वो ग्रीन हाउस गैसेस पे फोकस करता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कम करने की बात करता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल उन गैसेस की बात करता है जो ओजोन डैमेज कर रही हैं, ठीक है। ये ओवरऑल बस टेम्परेचर्स को लो रखने की बात करता है, ठीक है सारे के सारे ये यूएनएफसीसीसी के अंडर ही है, सारे इसी एजेंसी के अंडर है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में आएंगे, वहाँ पे सारे डिटेल में आएंगे, ठीक है। सर तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये तो लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि ये बाइंडिंग होना चाहिए। हाँ, बाइंडिंग और इसके कुछ सेट टारगेट्स होने चाहिए, मतलब हाँ ये हो सकता है। और चेक करने का मतलब अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म पूछा जाए तो आप मेंस में ये चीजें लिख सकते हो कि एक तो देखो इसमें कोई सेट टारगेट नहीं है, ठीक है, एक तो सेट टारगेट्स होने चाहिए उसके बारे में लिख दो। दूसरी चीज तुम ये लिख सकते हो कि वही मैकेनिज्म कोई नहीं है चेक करने का कि कंट्रीज अपने उस चीज को जो भी उन्होंने खुद सेल्फ डिटरमाइंड चीजें फिल की हैं वो पूरी कर रही हैं या नहीं कर रही, प्लस जो नहीं कर रही उन्हें कोई पेनल्टी या कुछ लगना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और पुअर कंट्रीज हैं उन्हें जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज तो उन्हें भी हो रहा है पर उनके पास पैसा कहाँ है इतना पैसा इस चीज के ऊपर खर्च करने का, इवन इंडिया के पास इतना पैसा कहाँ है, गरीब देश है हम, तो हमें भी तो कहीं से पैसा चाहिए, तो उसका प्रोविजन इसमें मिसिंग है कि टू फंड डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, उसका प्रोविजन भी इसमें मिसिंग है। क्लियर है? कोई डाउट? इतने सारे ऐसे सेक्टर हैं जो इस चीज से बंद होते हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट का क्या होगा? किस चीज से? इसी चीज से अगर कुछ मैकेनिज्म ऐसा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, आपकी इकोनॉमी काम कैसे करती है, ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी में हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज देखो, आपकी इकोनॉमी चलती कैसे है कि कुछ इंडस्ट्रीज हमेशा फेल होती हैं पर उसकी जगह कोई नई इंडस्ट्री पक्का खड़ी होती है। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का प्रिंसिपल है कि जो नया इनोवेटिव मेथड होगा वो पुराने लेथार्जिक इंडस्ट्री को हमेशा हरा देगा। ये इसी तरीके से चलती है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नई जॉब्स आएंगी, ऐसा देखो लेबर क्या होता है, उन्हें ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ये होती है आपकी स्किल। जब तक उन्हें स्किल नहीं दोगे तब तक ये उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, मतलब उन्हें कोई नई स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उन्हें कोई नई स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके उनकी जो जॉब्स गई हैं उन्हें नए सेक्टर में मिल जाएंगी। तो होता क्या है, हर ह्यूमन को अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है लाइफ में। अगर तुम अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दोगे तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे छोड़ ही देगा, ठीक है। तो वो चीज के लिए जरूरी है कि जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उन्हें हमेशा अडॉप्ट करो, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट?
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।